वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आरंभ करते हैं अपनी नई क्लास को। ये है निबंध लेखन कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा को आप देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का जैसे एग्जाम होता है उसमें आप निबंध लिखते हैं, वैसे ही समीक्षा अधिकारी का जो मेंस आपका होगा उसमें भी आपको निबंध लिखने होंगे। 40 अंकों का एक निबंध होगा और ऐसे 3 निबंध आपको लिखने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर कुछ अति संभावित विषयों को हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कुछ ऐसे विषय जिसमें कि आप तमाम जो निबंध लेखन के तरीके होते हैं, गुण होते हैं, उनको भी सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि निबंध की दिशा कैसी होनी चाहिए, कौन सा निबंध किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं। सिलेबस आप सभी जानते हैं, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और 120 का पूर्णांक होता है। ठीक है, 120 का पूर्णांक होता है। समय आपके पास पर्याप्त होता है, 3 घंटा बहुत है। 3 निबंध लिखने हैं, 1-1 घंटा हर निबंध के लिए, और वास्तव में 1-1 घंटा नहीं, 45-45 मिनट। कुछ समय आप निबंध लेखन में ड्राफ्ट बनाने को दीजिए। ड्राफ्ट जब आप बना लेते हैं तो निबंध लिखना आपके लिए आसान हो जाता है, या कोई भी चीज़ जब आप योजना तैयार कर लेते हैं तो उस पर अमल करना आसान होता है। पता लगा कोई योजना ही नहीं है तो आप अमल किस चीज़ पर करेंगे, आप किस चीज़ का पालन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। शीर्षक क्षेत्र उसमें दिया हुआ है, ये शीर्षक नहीं है। शीर्षक तो आयोग आपको देगा, वो बिल्कुल ही उसकी मर्जी के होंगे, लेकिन यहाँ पर उसका क्षेत्र दिया है। जैसे एक टॉपिक जो है वो साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, दूसरा आपका सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा होगा, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा होगा। इस तरीके से 3 टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे, मतलब 3 क्षेत्र के टॉपिक आपको उसमें से मिला कर दिया जाएगा। और शब्द सीमा वही 600 होती है। 600 शब्द के निबंध बहुत बड़े नहीं होते हैं, लघु निबंध होते हैं, इनका आकार सीमित होता है। तो इसमें आपको तथ्यों और विचारों का ऐसा संतुलन बनाकर चलना होता है कि विस्तार भी ज़्यादा ना हो और उसमें दोनों चीज़ें शामिल हो जाएं, यानी कुछ तथ्य और कुछ विचार। 40 अंक है पूर्णांक, और उसमें से आपको अधिकतम अर्जित करने का प्रयत्न करना है। दूसरा क्षेत्र विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए मुद्दों से एक शीर्षक आपको दे सकता है। आर्थिक क्षेत्र के मुद्दे हो सकते हैं, मतलब उसका एक टॉपिक आपको मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र से कुछ भी हो सकता है, कोई करंट से रिलेट करके भी दे सकता है, कोई परंपरागत जो विषय होते हैं आर्थिक क्षेत्र के, भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि साथ में जोड़कर, तो वैसे दे सकता है। और कृषि और व्यापार से एक अलग तरह का मुद्दा आपको इस क्षेत्र का आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी वही शब्द सीमा और जो इसका पूर्णांक है उसको आप देख रहे हैं। तीसरा खंड जो है उसमें कुछ करंट अफेयर के टॉपिक आपको निबंध लिखने के लिए मिलते हैं। सरकारी जो राष्ट्रीय विकास की योजनाएं हैं वहां से एक प्रश्न, मतलब एक विषय आपको मिल जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित एक टॉपिक आपको मिलता है। प्राकृतिक आपदाएं जिन पर कि हमारा कोई जोर नहीं चलता है, हमारा वश नहीं चलता है, तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, और इसमें ज़्यादा संभावना होती है जैसे हाल फिलहाल में कोई चक्रवात आया हो और उसने बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाया हो, या फिर कहीं पर भूकंप की घटना हुई हो। भूकंप एक अप्रत्याशित घटना है। या हिमालय क्षेत्र है, हमेशा ही अशांत बना रहता है और उससे ज़्यादा उसको मनुष्य अशांत बनाए रखता है। अभी जो वहाँ पर कुछ विनाश की गतिविधियाँ चल रही हैं वो सब मनुष्य की वजह से हो रही हैं। प्राकृतिक तो जो है वो एक क्रम से चलता है। प्रकृति एक झटके में सरप्राइज देती है, लेकिन उसका तरीका सुधारवादी होता है। उस जो विनाश या उठापटक होता है, उलटफेर होता है, उसमें कुछ न कुछ निर्माण की गुंजाइशें होती हैं। लेकिन मनुष्य का जो तौर तरीका है ना, उससे जो क्षतिग्रस्त होते हैं पर्वत या उनकी संरचनाएं, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ से संबंधित भूस्खलन, चक्रवात, यहाँ नमूना दिया है कि प्राकृतिक आपदा के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। बाढ़ हो सकती है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है, ऐसी और भी प्राकृतिक आपदाएं, तो उनसे संबंधित एक टॉपिक आपको मिल जाए। उसके बाद राष्ट्रीय विकास की योजनाएं, जैसा कि आपको बताया, मतलब करंट अफेयर से जोड़कर ये वाला जो क्षेत्र है, ये खंड है, यहाँ पर शीर्षक आने की ज़्यादा संभावना है। शब्द सीमा वही है और पूर्णांक भी वही। निर्देश क्या होता है वो आप सभी जानते हैं, पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन आपने किया ही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये निबंध का प्रश्न पत्र है 2021 का, ठीक। 2021 में जो समीक्षा अधिकारी का मेंस हुआ था उसमें निबंध का यही पेपर आया था, आप परिचित भी हैं इससे।
तो निर्देश वही होता है कि एक एक विषय का चयन करिए और निर्धारित अंक सामने लिखे हैं वो तो आपको दिखाई देते ही हैं। निर्धारित स्थान को छोड़कर कहीं और कोई अता पता अपनी पहचान आपको नहीं छोड़कर आनी है। जहाँ फ्रंट पेज पर या जहाँ भी भरने के लिए कहा गया है सिर्फ वहीं पर भरना है, उसके अलावा कहीं भी अनुक्रमांक इत्यादि अपना नहीं छोड़ना है। अब यहाँ खंड दिए हुए हैं, जैसे कि पीछे हमने देखा तो पहला खंड, और पहले खंड में साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आता है। तो आयोग ने शीर्षक दिया था साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध, यानी बहुत ज्यादा उस क्षेत्र से भिन्न नहीं, मतलब लगभग जो हमने वहां पर एरिया देखा था कि साहित्य और संस्कृति से आ सकता है, तो उसमें बस अंतर संबंध शब्द को जोड़ दिया है। तो बात तो वही है, साहित्य और संस्कृति की जब आप बात करते हैं, मान लीजिए कि साहित्य और संस्कृति शीर्षक इसी पर लिखने के लिए आ गया जो कि बहुत घिसा हुआ है, तो उसमें हम क्या दिखाते हैं, उन दोनों के बीच का संबंध ही तो दिखाते हैं। तो वही बात है, बेसिकली वही उठाकर आयोग ने छाप दिया है। उसके बाद शिक्षा और नैतिक मूल्य, ये विषय था। वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसके भावी प्रभाव, यानी भविष्य में अभी जो राजनीति का सिनेरियो है, अभी जो राजनीति की दशा है, दिशा है, उसका भविष्य में क्या असर पड़ेगा। निसंदेह अच्छा नहीं पड़ेगा, ये बहुत पक्की बात है। राजनीति अपनी निम्न कोटि में जा रही है और ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए विनाशकारी है, लेकिन उसको आप एकदम से रूखे अंदाज में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये नहीं कि एकदम सिरे से बुराई करना शुरू कर दें, यहाँ पर हम कुछ अच्छी चीज़ों को लिखेंगे, जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा मुलायमियत के साथ लिखेंगे, कोमलता के साथ लिखेंगे, ताकि लगे ना कि हम एकदम से झंडा लेकर खड़े हैं, विद्रोही हैं। आप अफसर बनने जा रहे हैं ना, विद्रोही तो बनने जा नहीं रहे हैं, आपको क्रांतिकारी नहीं बनना है। तो ऐसे में विद्रोह वाली भावना निबंध में नहीं झलकनी चाहिए। निबंध बंधन मुक्त अवश्य ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा बंधन तो ये है कि आप एक सरकारी संस्था में भर्ती के लिए निबंध लिख रहे हैं, वहां पर आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं, वहां एक पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा बंधन तो यही है कि सरकारी ढांचे के खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते। अगर लिखना भी है तो उसको सांकेतिक लिखिए, अगर सिरे से आलोचना करना शुरू करेंगे तो फिर वो महंगा पड़ सकता है। तो इसीलिए मध्यम मार्ग निकाल कर चलना चाहिए। फिर खंड 2 है, यहाँ पर क्या क्या मिला था। समसामयिक परिदृश्य में पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण निवारण, मतलब बेसिकली पर्यावरण परिरक्षण यानी पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण की समस्या, उसका निवारण का उपाय, इस पर आपको लिखना था, जो कि एकदम सामान्य स्कूली निबंध है। समसामयिक परिदृश्य यहाँ जोड़ दिया है, इसका मतलब है कि ज़्यादातर आपको लेटेस्ट चीज़ों की यहाँ चर्चा करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा परंपरागत तरीके से नहीं कि हम पीछे से पर्यावरण का पूरा वर्गीकरण करें, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, वो बात नहीं। अभी जो स्थिति चल रही है, अभी जो पर्यावरण की दशा है और प्रदूषण का जितना उसमें बोलबाला है, प्रदूषण ही प्रदूषण तो है चारों तरफ, हर तरीके से हर चीज़ को हमने दूषित कर दिया है। तो वहाँ से शुरू करते हैं। फिर इसके बाद गरीबी रेखा की तुलनात्मक सामाजिक समस्या, और इसका मतलब इसमें इसको एक वाक्य के तौर पर आयोग ने दिया था कि गरीबी रेखा की तुलनात्मक सामाजिक समस्या का प्रामाणिक प्रयास है। ठीक, मतलब कुल मिलाकर गरीबी रेखा की जो तुलनात्मक सामाजिक समस्या है, बेसिकली उस पर फोकस करके आपको लिखना था। सामाजिक समस्या ये है कि गरीबी रेखा में किसको शामिल किया जाए। ठीक है, मतलब गरीबी रेखा में शामिल होने के हकदार कौन हैं, और वास्तव में अपने देश में क्या होता है, सरकारी योजनाएं बनती हैं, उसमें पहले तो ये वर्गीकरण किया जाता है कि गरीब कौन है। अब गरीब कौन है तो उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला कुछ ऐसा है कि जो गरीब वास्तव में है वो हकदार नहीं बन पाते हैं, उसकी जगह जो कुछ अमीर हैं या सक्षम लोग हैं जो कि उस रेखा में, उस लाभ के दायरे में नहीं आने चाहिए, वो उसमें घुस जाते हैं, उस सूची में शामिल हो जाते हैं। जैसे एक मोटा उदाहरण देखिए, राशन कार्ड। राशन कार्ड अभी भी, हालांकि इसकी समीक्षा होती रहती है, गवर्नमेंट बार बार छानबीन करती है कि अपात्र इसके लिए जो है वो उसमें न शामिल रहें, जिनको वास्तव में आवश्यकता है अनाज की या सुविधाओं की, उन तक ही सुविधा पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद राशन कार्ड अपने देश में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पास है। वो आराम से मार्केट से खरीद कर खा सकते हैं, बढ़िया उनके यहाँ भोजन पकता है, लेकिन वो क्या करते हैं, राशन उठाते हैं कोटे से, यानी जो वितरण की दुकान होती है, और उसके बाद उसको बेचते हैं, उससे भी पैसा कमाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये कि वास्तव में गरीब कौन है, पहले तो वर्गीकरण ठीक तरीके से किया जाना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं यहाँ तीसरा टॉपिक दिया था आयोग ने, तीसरा टॉपिक दिया था भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां। भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां।
ठीक है, इस विषय को आप देख रहे हैं, दिख रहा है? थोड़ा सा लाइन मोटी कर दी गई है ताकि आपको आराम से दिखाई दे। तो भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां, मतलब जनता के सामने किस तरह के चैलेंजेस वर्तमान में आ रहे हैं। जो भारतीय जनता है वो बहुत ज़्यादा सुखी तो है नहीं, हर तरह की समस्या उसके सामने है। और सबसे बड़ा उसका कारण है बढ़ती हुई आबादी। इतना बेहिसाब आबादी का प्रसार हो रहा है ना, जनसंख्या बढ़ी जा रही है और देश के पास सीमित संसाधन है। जमीन हमारे पास थोड़ी सी है, आबादी एकदम करोड़ों में, अरबों में, खरबों में, मतलब कोई बेलगाम है, बिल्कुल रोक टोक नहीं है उस पर। तो चुनौतियां तो आएंगी ही, उसमें जो नीतियां हैं, सरकारी नीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, बदलता हुआ पर्यावरण है, जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन को इसमें जरूर शामिल करिएगा क्योंकि वो एक बड़ा कारण है। जनजीवन के रहन सहन और जनजीवन की जो जीवन शैली है उसको प्रभावित करने में जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा योगदान है और भविष्य में और ज़्यादा होगा, क्योंकि जलवायु जब तेजी से बदलती है ना तो रहने के स्थान जीवों के परिवर्तित होते हैं, पर्यावास परिवर्तित होते हैं। तो जो भारतीय जनता है उसके पास तो विकल्प भी बहुत सीमित हैं, जाएंगे कहाँ जाएंगे, मतलब ठूस ठूस कर तो जनता भरी हुई है। देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां लोग नहीं पाए जाते, तो कहाँ भाग कर जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो देश के मैदानी इलाके हैं वो वीरान हो जाएंगे, लेकिन वहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? पहाड़ों पर भागेंगे, पहाड़ों पर भी तो लोग हैं और कितने लोग वहाँ एडजस्ट होंगे। पहाड़ अलग विनाश के कगार पे खड़े हैं। दक्षिण में आप देख रहे हैं समुद्र वहाँ उपद्रव मचाएगा, तो फिर भागिएगा कहाँ, है ना। हर जगह तो प्रतिकूलता है। तो ये जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है विस्थापन का, और अपने देश के पास विकल्प भी नहीं है, या तो बाहर भागें कहीं, और बाहर भागकर कहाँ जाएंगे। दुनिया का भी रुख भारत के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया जो है वो भारतीय लोगों को अब बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देख रही है, उसके पीछे हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हमारा जो सिविक सेंस है और हमारे जो तौर तरीके हैं वो लोगों को रास नहीं आ रहे, तो वो एक समस्या है। और कोई भी देश अपने यहाँ प्रवासियों को थोड़े न स्वीकार करेगा, वो भी अवैध तरीके से आए हुए, कि आपके यहाँ आपदा आई है तो आप हमारे यहाँ आ जाइए राशन खाने के लिए। ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को लोग लाठी लेकर खदेड़ते हैं, है ना। तो भागने का भी विकल्प नहीं है, तो वो चुनौतियां हैं। उसके अलावा भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, भाई भतीजावाद का बोलबाला है, बहुत तरह की समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है। शिक्षा का इतना प्रसार होने के बावजूद वास्तविक शिक्षा जो सही में कौशल प्रदान करती है, जो कि आपको रोजगार दे सकती है, आपको सक्षम बना सकती है, मतलब आप कुछ भी करने में सक्षम हो, वैसी शिक्षा कितने लोगों के पास, नाम मात्र के, है ना। तो ये सारी चुनौतियां हैं, तो इस पर आपको लिखना था, मतलब सारे आयाम कवर करने थे। विविध का मतलब यहाँ डाइवर्सिटी तो रहेगी, हर क्षेत्र को कवर करना है। शुरुआत आप जलवायु परिवर्तन से कर सकते हैं, है ना। अच्छा, खंड 3 यानी अंतिम वाला जो था, उसमें तृतीय विश्व युद्ध की आशंकाएं, आयोग डरा रहा है आपको, तृतीय विश्व युद्ध की आशंकाएं और भारत की नीति। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, जो कि कभी ना कभी होगा, अभी तत्काल ना हो, 10-20 साल में हो जाए या कुछ और आगे हो जाए, ज़्यादा आगे तो नहीं जाएगा, लेकिन होना तो है ही है। या तो मानव जाति खत्म हो जाएगी आधी से ज़्यादा, तो समस्या हल हो जाएगी, तब लड़ाई की बात ही नहीं है। और अगर नहीं खत्म हुए तो लड़ाई होगी, ये पक्की बात। अब कब होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जल्दी ही होगी। तो ये आशंकाएं जो हैं ये सिर पर मंडरा रही हैं। और भारत इसमें क्या करेगा? अगर वर्ल्ड वार होता है तीसरी बार, 2 बार हुआ है तो दुनिया ने देखा है, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। जो 2 पिछले विश्व युद्ध हैं, पहला और दूसरा, उनके बीच में गैप ज़्यादा नहीं था, है ना। टेक्नोलॉजी का जो परिवर्तन है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। मतलब जैसे आप देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध में जो मारक हथियार थे, दूसरे वाले में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। मतलब दोनों ही पक्ष, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, यानी जर्मनी और अमेरिका के तरफ वाले जो मित्र थे, ये दोनों ही परमाणु बम पर ट्रायल शुरू कर देते हैं। पहले सफल अमेरिका होता है तो वो जीत जाते हैं, मतलब मित्र राष्ट्रों को बढ़त हासिल हो जाती है। हिटलर की गलतियां भी थी, तो वो हम विश्व युद्ध की पीछे की पृष्ठभूमि को नहीं खंगालने जा रहे हैं, यहाँ एक रफ चर्चा की जा रही है। मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अगर विश्व युद्ध होगा तो उसको समाप्त करने का तो एक ही हथियार है, न्यूक्लियर, है ना। न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर लीजिए, दुनिया साफ। एक पक्ष है और एक विपक्ष है। पक्ष जो है वो किसी विपक्ष के बड़े ठिकाने पर परमाणु बम गिरा दे, और एक पर गिराने की क्या आवश्यकता। हर देश के पास जितनी महाशक्तियां हैं उनके पास हैं, जितने जाहिर तौर पर न्यूक्लियर हथियार हैं उससे कहीं ज़्यादा छिपे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और रूस जैसे देश सारे अपने न्यूक्लियर हथियारों का डाटा सार्वजनिक करते हैं? कभी नहीं।
बहुत सारे उनकी छिपी हुई तरकीबें होती हैं, खासतौर पर रूस, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका बहुत चालाक है। और अमेरिका के साथ भी वही है, अमेरिका भी कभी खुलकर अपनी सारी जितनी पोल पट्टी है वो लोगों को थोड़े बताता है, दुनिया को थोड़े बताएगा कि हम कितना रखे हुए हैं। मतलब एक डाटा देना होता है कि हमारे पास कितने हैं, तो वो जाहिर कर दिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसके पास है। तो आप समझें कि फिर दुनिया को साफ करते देर थोड़े लगेगी। मतलब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा, आप ऐसे समझें, और उसके साथ इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। तो अब भारत क्या करे इसमें, मतलब भारत की क्या नीति होनी चाहिए? अच्छा, स्थानीय बनाम वैश्वीकरण, जो लोकल है और जो ग्लोबल है, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है। और वास्तव में प्रतिस्पर्धा कहाँ है? यहाँ तो आक्रमण हो रहा है ना सीधे सीधे। जो वैश्वीकरण है यानी ग्लोबलाइजेशन है, वो हमारी निजी चीजों पर हमला कर रहा है, और इसका परिणाम वही होगा कि हम अपना जो वजूद है वो खो देंगे। दुनिया में जो महाशक्तियां कहलाने वाले, खासतौर पर अमेरिका इस समय वही दादागिरी करता है। तो ये वैश्वीकरण उसी का छलावा है, उसी का दिया हुआ एक कहा जा सकता है कि जादुई पेय है, पिला दे और नशे में हो जाएं लोग। तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने बाजार, अपना तौर तरीका, अपनी अर्थव्यवस्था, वो सारे दुनिया के देशों पर थोपना चाहता है, भारत पर भी थोपना चाहता है। अभी आप देख रहे हैं ना टैरिफ वाला जो कांड हुआ, उसमें क्या था? भारतीय बाजारों पर पूरा कंट्रोल चाहिए था ट्रंप को, नहीं देने के लिए तैयार हुए हम। हालांकि तब भी धीरे धीरे करके घुसता ही आ रहा है अमेरिका। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये समस्या है, और समस्या है तो ये शीर्षक आपको दिया गया है। और जितने भी यहाँ शीर्षक आपको आयोग देता है ना, किसी भी साल का आप उठा कर देख लीजिए, ये 2021 यानी लेटेस्ट है, तो किसी भी साल का आप उठा कर देखें, उसमें हर विषय में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम समझ में आएगी, मतलब दिखाई देगी कि ये यहाँ पर समस्या है। तो आयोग आपसे क्या चाहता है? चाहता है कि आप उसका समाधान प्रस्तुत करें, आप उसका एक ठोस हल निकाल कर दें। और इसीलिए जब भी निबंध की कॉपी चेक की जाती है तो उसमें सुझाव दिया जाता है कि प्रस्तावना भाई आप दूसरे के शब्दों में शुरू करिए, उसको आकर्षक बनाना है, क्योंकि प्रस्तावना आकर्षक नहीं रहेगी तो निबंध को आगे पढ़ने की गुंजाइशें खत्म हो जाएंगी। तो प्रस्तावना को आकर्षक बनाइए, लेकिन उपसंहार में आप कोई भी बाहरी तथ्य, कोई भी विचार, जो अंत होता है, कंक्लूजन होता है, उपसंहार उसी को कहा जाता है, आप जानते हैं, तो उसमें अपने विचार सिर्फ ऐड करिए। बाहर के कोई भी थॉट्स, कोई भी जो कोट्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करने हैं, चाहे वो कितने भी महान व्यक्ति क्यों न हो, उनको अंत में जगह मत दीजिएगा, क्योंकि निबंध आपका है, कॉपी आपकी है, और सिलेक्शन आपको लेना है। वहां विवेकानंद सिलेक्शन लेने नहीं आएंगे, है ना, या अब्दुल कलाम जो है वो सिलेक्शन लेने नहीं आएंगे। महान व्यक्तित्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ पर महानता आपको दिखानी है उपसंहार में, वहां पर आप ही महापुरुष। तो आपके जो विचार हैं उसको कहिए, उपसंहार में अपने निजी विचारों को रखिए। और विचार कैसे होने चाहिए? तो जो समस्या, जैसे मान लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और भारत की नीति है, अब यही है दिक्कत, दुनिया जो है वो लड़ने के लिए तैयार बैठी है, भारत उसमें क्या करे? तो अब इसमें आपको समाधान देना होगा कि भारत क्या कर सकता है। आपके सुझाव, एक नागरिक की हैसियत से क्या किया जा सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए, कैसी विदेश नीति बनानी चाहिए, जो सैनिक तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, ये आपका सुझाव यहाँ पर होना चाहिए। तो 2 मिनट रुक कर जरा सोच लीजिएगा कि आप अगर होते और आपको ये समस्या सुलझानी होती, मतलब आप ही नीति निर्माता होते, तो आप क्या करते, है ना। और वहां पर एक मध्यम मार्ग निकालते हुए अपना एक दृष्टिकोण, जो कि बहुत ज्यादा किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण यहाँ पर डाल दीजिए, वो आपका उपसंहार होगा और वो सबसे बेहतर होगा। बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं कि उपसंहार में पद्य पंक्तियों से शुरुआत, उसका अंत करते हैं, मतलब 2 लाइन की कविता लिख देंगे लास्ट में, या कोई श्लोक से समाप्त कर देंगे। तो वो तरीका यहाँ नहीं काम करेगा। स्कूली निबंधों में आपने किया होगा कि दीपावली पर निबंध लिखने के लिए आया है, तो अंत में आपने लिख दिया कि दीपावली सिर्फ प्रकाश पर्व नहीं है, इससे समाज के अंधेरे को दूर करने का संदेश जाता है, और अंत में नीरज की पंक्तियों से समाप्त कर दिया, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। वहां आपका उपसंहार खत्म हो रहा है। तो वो तरीका स्कूल में बहुत वाहवाही लूटने वाला होता था, नंबर मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये निबंध दूसरे टाइप के हैं। ये स्कूली निबंध नहीं है और न ही साहित्यिक निबंध है। साहित्य क्षेत्र अवश्य ही इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये साहित्यिक या फिर कोई ऐसे आध्यात्मिक कोटि के निबंध नहीं है, ये शुद्ध प्रशासनिक निबंध है। तो प्रशासनिक ढांचा क्या होता है? एक प्रशासक का काम आप जानते ही हैं क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है, मतलब समस्याओं को हल करने का होता है, निर्णय लेने का होता है। तो वो समस्या हल करने और निर्णय लेने वाला जो दृष्टिकोण है, वो आपके उपसंहार में, यानी अंत में जो एकदम चरम सीमा होती है, क्लाइमेक्स होता है, वहां पर दिखना चाहिए। किसी भी चीज का जो अंत है ना, वो बड़ा चाव से देखा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो अंत, जैसे अब फिल्म है,
बीच में लोग उठ उठ कर भले ही अपना जाएं इधर उधर, लेकिन जब सिनेमा हॉल में फिल्म का क्लाइमेक्स आता है, एकदम चरम सीमा पर सब कुछ होता है, तो वहां सब लोग एकदम टकटकी लगा कर देखते हैं, है ना। या किसी कहानी का ही जब अंत आता है तो वहां पर आप ज्यादा गौर से देखते हैं कि यहाँ पर आखिर में अंत में क्या हुआ। या घर में ही बैठ के आप सीरियल देखते हैं तो उसके, हालांकि सीरियल में तो कोई अंत होता ही नहीं है, अंतहीन सीरियल बनते हैं, लेकिन फिर भी एपिसोड का जो लास्ट वाला पार्ट है उसको आप ज्यादा गौर से सुनते देखते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा था, इसे आप देखें। अच्छा, प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारी, ये 3 खंड होते हैं, इस पर आपको लिखना होता है। और जैसा कि आपको बताया कि प्रस्तावना भले ही दूसरे के शब्दों में स्टार्ट करिए, लेकिन उपसंहार आपके अपने शब्दों में होना चाहिए। वैसे ही ये 2016 का पेपर है। समीक्षा अधिकारी का ये जो एग्जाम है ये हर साल नहीं होता है, वैकेंसी सौभाग्यवश कुछ सालों में आती है। ये सालाना जैसे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स मेंस आप देते हैं वैसे नहीं होता है, तो बीच में पर्याप्त गैप होता है, उसमें भी तमाम तरह की प्रशासनिक और तमाम अड़चने होती हैं, आप जानते ही हैं, उनसे परिचित हैं। तो यहाँ 2016 का पेपर था। साहित्य समाज का दर्पण है, ये शीर्षक आप चुनते हैं ना निबंध लिखने के लिए, वही चीज है। साहित्य समाज की पुनः सृष्टि है, यानी साहित्य समाज को फिर से रचने के लिए उत्तरदायी है। उसको दर्पण दिखाएगा तो उसकी बुराइयां जाहिर होंगी, बुराइयां जाहिर होंगी तो उनका संशोधन होगा, यानी फिर से सृष्टि होगी, उनकी रचना होगी। वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता, ठीक है, ये एक है। तो वर्तमान समाज और युवकों की रचनाशीलता मतलब समाज का जो आज का परिप्रेक्ष्य है, आज का जो चित्रण किया गया है, चित्रण आप ही करेंगे, निबंध में और कोई चितेरा नहीं है, आप ही हैं चित्रकार, निबंध के आप हैं, रचनाकार आप हैं। तो वर्तमान समाज कैसा है पहले तो ये दिखाइए, उसके बाद युवाओं की उसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, युवा समाज को किस प्रकार से नई दिशा दे सकते हैं, युवा समाज की पृष्ठभूमि को रच सकते हैं, वो चीज यहाँ पर परिलक्षित होनी चाहिए। वर्तमान लोकतंत्र की दशा और भावी स्वरूप, ये हमारा अगला शीर्षक था, आयोग ने दिया था, तो ये पहला खंड था। एक आपको इसमें से शीर्षक चुनना था और उसके बाद उसी पर आधार बनाकर अपने पूरे निबंध को आकार देना था। इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों का मूल है। पर्यावरण प्रदूषण ही महामारियों का मूल है, निश्चित तौर पर है। प्रदूषण से ही तो सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। महामारियां जितनी फैल रही हैं आज के समय में, उसके पीछे प्रदूषण ही जिम्मेदार है। आप कहेंगे कि कोरोना महामारी, कोरोना के पीछे भी प्रदूषण ही जिम्मेदार है। वायरस को इतना म्यूटेंट बनाने का काम किसने किया? प्रदूषण नहीं किया। वायरस तो पहले भी था, जुकाम आपको सामान्य तौर पर होता था, है ना, वो इतना विकृत कैसे हो गया? वो चीन ने मॉडिफाई कर दिया या जिसने भी मॉडिफाई किया, लेकिन वो इतनी तेजी से फैला और प्रसारित होकर लोगों के फेफड़े को अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो वो प्रदूषण की वजह से, क्योंकि फेफड़े पहले से ही बदहाल हैं, वो इतना ज्यादा धुआं सोख रहे हैं ना, रोज प्रदूषण झेल रहे हैं कि उनकी काबिलियत ही नहीं बची है, उनकी जो इम्यूनिटी है वो एकदम जीरो है। तो ऐसी स्थिति में फिर कोई भी वायरस अगर अटैक करेगा तो उनकी प्रतिरक्षा थोड़े ना काम करेगी, वहां पर उनकी इम्यूनिटी, उनकी प्रतिरक्षा बिल्कुल ही जवाब दे देगी। जरा सा अगर वायरस का हमला हुआ तो अंदर से जो आपके सिपाही हैं शरीर में लड़ने वाले बीमारी से, वो हथियार डाल देंगे। परिणाम होगा कि आप बीमारी के चंगुल में फंस जाएंगे। और महामारियों में मरे भी वही जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी। हमेशा से यही होता है। जैसे चेचक महामारी पहले थी, अब तो वैक्सीन आ गई है और तमाम उपचार उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन एक समय था कई दशक पहले का जिसमें कि चेचक महामारी होती थी, बड़ी माता का प्रकोप, है ना, और उसमें मतलब मृत्यु एक तरह से पक्की समझी जाती थी। अरे भारतीय लोगों की उस समय बिसात ही क्या, हमारे पास तो उतने संसाधन नहीं थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, बेचारे मतलब छोटे लोग हम लोग थे। छोटे लोग का मतलब किसान थे, खेतीहर किसान थे ज्यादातर, नहीं तो अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय अंग्रेजों का समय था, तो अंग्रेजों का समय था और बाद तक ये महामारी रहती है, काफी समय तक रहती है। लेकिन अंग्रेजों का समय जो था, जैसे कार्नवालिस के समय में आप देखेंगे तो लॉर्ड कार्नवालिस मरा कैसे? इतना योग्य प्रशासक आदमी था वो। तो ठीक है कि ब्रिटिश साम्राज्य उसको जो इशारा करेगा वही एक्शन लेगा ना भारत में, तो उसको थोड़े ना हम लोग गुनाहगार ठहरा सकते हैं कि वो भारतीयों पर अत्याचार करता था। वो तो वही कर रहा था जो ब्रिटिश साम्राज्य उससे करवा रहा था। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो वो बेहद ही अनुशासित इंसान था, बहुत नियम कायदे से रहने वाला था, और वही नियम कायदा वो दूसरों पर भी देखना चाहता था। तो वो चेचक की गिरफ्त में आ गया।
स्थायी बंदोबस्त वाला कार्यक्रम चलाते चलाते वो बंगाल, बिहार और पहुंचा जब यूपी में, बिहार से एंटर करता है यूपी में, गाजीपुर पहुंचता है तो उसको तेज बुखार आता है। और तेज बुखार आता है तो उसके बाद फिर वो धराशायी हो जाता है, उठ नहीं पाता है। पहले सोचता है कि नॉर्मल फीवर है। दवा वगैरह जो उस समय अंग्रेजों के पास हम लोगों से तो कहीं ज़्यादा उपलब्ध थी, संसाधन उनके पास थे, तो वो सारी होती है। लेकिन रात भर में दाने उभर आते हैं और दाने जब उसके कर्मचारी देखते हैं तो वो एकदम हल्ला बोल के वहाँ से भाग जाते हैं। लंदन ले जाना है साहब को, ये किसी के चेत में ही नहीं आता है और ना लंदन ले जाने का समय रहता है उनके पास। उतने तेज अभी संसाधन थोड़े ही थे, तो छोड़ देते हैं। तत्काल में जो उपचार हो सकता है, चेचक वालों के करीब भी कोई नहीं जाता था। शवदाह करना होता था या अंतिम संस्कार करना होता था, उसमें कोई नहीं शरीक होता था कि पकड़ लेगी, और पकड़ लेती थी। तो अंत में मारा जाता है। वहीं पर उसका मकबरा बना हुआ है ना। गाजीपुर में आप देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की लाट बनी हुई है, यानी वहीं दफन कर दिया गया, उसका शव भी नहीं ले जाया गया। तो महामारियां ऐसी होती। तो वो महामारियों का जमाना था, लेकिन उस समय समस्या ये थी कि हमारे पास दवाएं नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास वैक्सीनेशन के तमाम जो संसाधन है वो मौजूद हैं, सुविधाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद हम झेल नहीं पाते इन महामारियों को। क्यों? बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप वैक्सीन लगवा लेते हैं, उसके बाद भी वो बीमारी आपको चपेट लेती है। तो ये तो ठीक बात है, मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि वैक्सीनेशन गारंटी नहीं है कि आपको बीमारी नहीं होगी। मतलब कोई भी बीमारी की आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी आपको नहीं होगी। मतलब ये है कि अब आपका शरीर जान गया है कि उस बीमारी से लड़ना कैसे। तो अगली बार जब वो वायरस आपके शरीर में एंटर करेगा तो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उससे लड़ने का तरीका जानता होगा, तो वो जूझ लेगा। लेकिन जूझेगा तब ना जब आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। और इम्यूनिटी को खाने वाला ये प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण, जो कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता को, और न सिर्फ आपकी बल्कि सभी जीवों की, सिर्फ मनुष्य ही थोड़े ना इसमें शिकार बन रहा है। मनुष्य तो इसमें गुनाहगार है क्योंकि उसी की वजह से हो रहा है। बाकी जो जीव हैं वो भी इस चीज को झेल रहे हैं, उनके साथ भी ये समस्याएं दिखाई दे रही। तो ये इस पर आधार बनाकर लिखना था। इसके बाद है कोरोना महामारी। ये समय था वही, मतलब परीक्षा जब हुई थी तब का समय था। 2016 भले ही है, लेकिन परीक्षा का जो डेट है उसके हिसाब से 2016 में हुई होती तो कोरोना का टॉपिक नहीं आया होता। लेकिन ये परीक्षा एकदम ठीक कोरोना वाला जो एकदम प्रचंड माहौल था उसी में हुई थी। तो कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट और उसके दुष्परिणाम तो उस समय का टॉपिक था। अभी जो तत्काल में बीमारी है, रोग है, समस्याएं हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ विषय आ सकते हैं, है ना। उस समय का कोरोना था, अब कोरोना नॉर्मल जुकाम बन चुका है। इसके बाद कृषकों की समस्याएं और उनका निदान, किसानों से जुड़ा हुआ एक विषय आएगा और उसमें ज़्यादातर कृषि की समस्याएं ही आएंगी, क्योंकि किसान हमेशा से समस्याग्रस्त रहा है। इसकी दशा सुधरने का नाम नहीं लेती है। चाहे आज़ादी से पहले की स्थिति हो, तब अंग्रेज प्रताड़ित करते थे, और आज जो देश का तंत्र है, अव्यवहारिक योजनाएं हैं और उनके क्रियान्वयन में जो हीला हवाली है, उससे किसान त्रस्त रहता है। सबसे निम्न दर्जा किसान को मिला हुआ है, जबकि खेती सबसे उत्तम काम है और वास्तव में है। फिर तीसरा खंड था और तीसरे खंड में भारत चीन सीमा विवाद दिया गया था, और ये हमेशा ही हॉट टॉपिक रहता है क्योंकि चीन के साथ हमारी कभी पटती नहीं है। फिलहाल चीन अभी ठंडा पड़ा हुआ है, अभी अमेरिका के साथ हमारी ठनी हुई है। हालांकि अब दिख रहा है कि परिस्थितियां बदल रही हैं। कोई भी जो इस तरह की वैदेशिक समस्या होती है ना, मतलब विदेश नीतियां होती हैं, उनमें बदलाव होते रहते हैं। सामरिक स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आवश्यक नहीं है कि 1 महीने पहले आपके पड़ोसी के साथ आपके जैसे संबंध थे वो अभी भी हों। ये बनते बिगड़ते रहते हैं। टोटल ये फायदे पर टिके होते हैं। अगर आप अपने पड़ोसी के लिए काम आ रहे हैं तो पड़ोसी आपको परेशान नहीं करेगा, या किसी महाशक्ति के अगर आप काम के हैं तो महाशक्ति आपको मित्र बनाकर रखेगी, और मित्र क्या दास बनाकर रखेगी, है ना। अपनी बराबरी का समझेगी तब ना दोस्त बनाएगी। नीचे वाला समझेगी, जैसे अमेरिका है तो भारत को तुच्छ समझता है और वो चाहता है कि भारत उसकी गुलामी करे, यानी अपने मार्केट खोल दे उसके लिए, अपना सब कुछ जो है वो एकदम दिल खोल कर तैयार हो जाए कि आइए बैठिए, है ना। तो वो वाली स्थिति अगर हो जाएगी तो मित्र बन जाएंगे। तो वो चीज़ है फिलहाल भारत चीन सीमा विवाद। उसके अलावा नई शिक्षा नीति उस समय की आई थी, 2020 वाली एजुकेशन पॉलिसी, तो उसकी उपादेयता पर ये आ गया था। अब कोई नई पॉलिसी अगर चर्चा में होगी, या पुरानी नीतियां भी जो होती हैं ना, अगर वर्तमान में प्रासंगिक हैं, उनका उद्देश्य अभी भी बना हुआ है, वो अभी भी जनहित में काम आ रही हैं, तो उन पर भी दिया जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि एकदम नई नवेली तुरंत पकी पकाई आई हुई है और उसी को परोस दिया जाए।
पीछे वालियों को भी दिया जा सकता है, बशर्ते कि वो उपादेय हों यानी उपयोगी हों। उसके बाद आप देखेंगे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता मतलब रोजगार जो है वो एक बड़ी संस्था दे और बहुत सारे लोग उसमें रिक्रूटमेंट में शामिल हो जाएं, उनकी वैकेंसी वहाँ पर फुलफिल हो जाए, तो वो तो एक छोटा प्रयास है, क्योंकि देश में आबादी इतनी ज़्यादा है कि उससे काम नहीं चलने वाला है। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर हर साल कुछ 2000 वैकेंसियाँ निकाले, सैकड़े में निकलती है, लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, सीटें बढ़ती हैं तो बाछें खिल जाती हैं कि इस बार 800 सीट है, इस बार 1200 सीट है, तो खुश हो जाते हैं, लेकिन 1200 लोग ही भर्ती होंगे ना, उसमें भी आरक्षण और तमाम पेच होता है। तो बाकी लोगों का क्या? बाकी जो 1000 लाख छट गए तो वो कहाँ जाएंगे? बेरोजगार हैं, या तो किसी छोटी भर्ती परीक्षा में उनका सिलेक्शन हो जाए, तो वो भी कितना खपाएगी। मतलब असलियत ये है कि जितनी सरकार के पास वैकेंसी है, अगर सारी खोल भी दी जाए, पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर वैकेंसियाँ मतलब उन पर भर्ती हो ही नहीं रही है, खाली पड़ी हुई हैं, वैकेंट सीटें हैं, लेकिन उन पर भर्ती नहीं हो रही है। लेकिन अगर हो भी जाए तो भी क्या देश की समूची आबादी, समूचे नौजवान खप जाएंगे? नहीं खपेंगे। तो इसलिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की आवश्यकता है, और ये विषय इसी उद्देश्य से दिया गया था। आगे चलें। तो अब यहाँ से मॉडल निबंध शुरू होता है। ये वही निबंध है जिन्हें कि आपने पेड ग्रुप में अपने देखा है, और ये सारे निबंध उसी उद्देश्य से लिखे गए हैं, उसी आधार पर फ्रेम किए गए हैं कि आप परीक्षा में जिन शीर्षकों का आमना सामना करेंगे उस पर कम से कम आप लिखने में सक्षम हो, आपके थॉट डेवलप करना, आपकी सोच को विकसित करना, ये हमारा उद्देश्य है। निबंध न तो रटे जाते हैं और न रटने से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए मान लिया कि आपके रटने का कौशल बहुत ज़्यादा ऊंचा है, आप बड़ी बड़ी किताबों को रटने में सक्षम हैं, मस्तिष्क आपका साथ दे रहा है, तो निबंध आप रट लेंगे। लेकिन रट कर मान लीजिए वही टॉपिक आ भी गया, आयोग ने वही दे दिया, आपका सौभाग्य, तो शीर्षक आपने देखा रटा हुआ है, लिख दिया, वही छाप दिया, तो नंबर थोड़े ना अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप रट कर जा रहे हैं। वैसे ही आपके जैसे रट्टू और 2-4 मिल जाएंगे। परंपरागत तरीके से या घिसे हुए तरीके से या रटे हुए तरीके से निबंध अगर लिखा जाएगा तो बढ़िया नंबर नहीं मिलेंगे। निबंध अपने विचारों से, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके वहीं गढ़ा जाना चाहिए। जो आपके विचार का प्रवाह तत्काल में होता है ना, वही चाहिए होता है आयोग को, मौलिकता चाहिए होती है। तो यहाँ पर शीर्षक था लोकतंत्र की सफलता में जनता की भूमिका। लोकतंत्र की सफलता में जनता की भूमिका। निबंध जब भी आपको लिखना हो, ये 40 अंक का आपका निबंध है या जितने भी अंक का है उससे नहीं फर्क पड़ता है, वो तो पूर्णांक हो गया। उसमें आपको ये करना है, पहले तो 40 नंबर कम तो नहीं होते, अच्छे खासे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 25 से 30 के बीच में मिले, आयोग अगर दयालु हुआ तो उससे ज़्यादा देगा, लेकिन वो रेयर केस है, दे भी सकता है। अब ये कुल मिलाकर चेक करने वाले की मानसिकता पर निर्भर करता है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति हर बार एक समान नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा चेक की जा रही है वो अगर निर्दयी हुआ तो आपको 25 से भी कम देगा, आप चाहे जितना अच्छा लिख दीजिए। बहुत ज़्यादा अगर दिल खोलने वाला उदार हुआ तो 30 से ज़्यादा दे सकता है, वो भी हो सकता है। तो संभावना है, लेकिन 25 से 30 के बीच में अगर आपको मिलना है या पाना है निबंध में, तो उसके लिए आप क्या करें, ड्राफ्ट बना लें। शीर्षक पहले चुनिए, जैसे 3 खंड आपको मिले हुए हैं, A B C या क ख ग, ठीक है, इस तरह से 3 खंड हैं। तो थोड़ा सा 2 मिनट का समय देके या 5 मिनट का समय देके पहले तो ये तय कर लीजिए कि निबंध में आप लिखेंगे क्या और कौन सा लिखेंगे। ठीक है, 3 शीर्षक होंगे ना, एक खंड में 3 शीर्षक आपको मिलेंगे। अब उसमें से आपको एक चुनना होगा, तो पहले वो चुनाव कर लीजिए, और सिर्फ एक खंड के लिए नहीं करिए, तीनों के लिए कर लीजिए। बी वाले के लिए भी वैसे ही 3 में से एक को चुन लीजिए। मान लीजिए इसमें से आपने पहला चुना, इसमें से दूसरा चुना। सी वाले में से भी 3 दिए हैं तो उसमें से भी एक चुन लीजिए। अब ये जो 3 शीर्षक आपने चुने हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, और शीर्षक कैसा चुनना है, तो ऐसा चुनना है जिस पर कि आप शुरू से लेकर अंत तक लिखने में सक्षम हो। ऐसा जोश में आकर शीर्षक नहीं चुन लेना है कि ये तो बड़ा हॉट टॉपिक है, बड़ा चर्चा में है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, देखने में शानदार लग रहा है, तो हम थोड़ा भौकाल टाइट करने के लिए इसको लिखेंगे, इसी पर लिखेंगे। बाद में लगा, मतलब प्रस्तावना तो आपने शुरू कर दी बड़े जोश खरोश के साथ, बाद में आपको लगा कि आपके पास पर्याप्त तथ्य नहीं है उस शीर्षक से जुड़े हुए, मतलब उसके बारे में उतनी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप लिखेंगे क्या? और अच्छा लिखेंगे नहीं तो शीर्षक चाहे जितना शानदार हो, नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस आधार पर शीर्षक का चुनाव तो कभी नहीं करना चाहिए कि शीर्षक बहुत ही देखने में शानदार है तो उसी को हम चुनेंगे। सामान्य सा एकदम घिसा हुआ रद्दी क्वालिटी का भी दिखने वाला शीर्षक है, उस पर अगर आप शानदार लिख सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
है ना। तो ऐसा ही टॉपिक चुनना चाहिए जिस पर कि आप शुरू से लेकर अंत तक शानदार तरीके से बिना रोक टोक के, बिना कहीं अड़काव भटकाव के लिख सके। ऐसा मुद्दा आपको चुनना है। तो इसी चीज को दिमाग में रखकर थोड़ा समय देकर बुद्धिमानी से विचार करके कि किस पर आप लिख सकते हैं, तो एक एक सभी में से चुन लीजिए। ठीक। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि एक खंड से एक चुनेंगे, फिर उस पर लिखेंगे, मतलब उसको लिखेंगे, पूरा लिखकर खत्म किया, तब वो उठाते हैं बी वाले को, यानी ख वाले को, खंड को, उसमें से एक चुनते हैं, उसको लिखते हैं, फिर तीसरे वाले में से। ये काम नहीं, इकट्ठे चुन लीजिए। जो चुनने और फ्रेम करने का काम है, यानी संरचना बनाने का काम है, वो सब पहले होना चाहिए। उसके बाद लिखने वाला फेज अपना स्टार्ट करिए। इसमें अगर आपके 15 से 20 मिनट भी अगर खप रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 मिनट तब भी ज़्यादा है, लेकिन अगर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में आपके रास्ते में कोई अड़चन नहीं होगी। इस 15 से 20 मिनट में आपको करना क्या है, तीनों जो क्षेत्र हैं उनमें से एक एक शीर्षक चुन लेना है लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, और उसके बाद फिर उन पर लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें आप लिखेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग कर लेनी है। हर निबंध का अपना एक ड्राफ्ट बना लेना है, पीछे जहां भी आप रफ करने की मंशा रखते हो वहां पर, बाद में उसको काट दीजिएगा। उसमें ये पॉइंट तय कर लीजिए कि आप एक निबंध में कौन कौन से बिंदु ऐड करने वाले हैं। जैसे अब यही है लोकतंत्र की सफलता में जनता की भूमिका, तो इसकी प्रस्तावना में आप क्या क्या लिखेंगे, इसकी मेन बॉडी में आप किन किन तथ्यों को शामिल करेंगे। कोई कोटेशन ऐड करना है तो उसका भी एक संकेत दे दीजिए कि ये वाला कोटेशन वहां पर लिखना है। तो इससे क्या होगा ना कि जब आप निबंध लिखना शुरू करेंगे तो आपको कहीं भी अगर रुकावट महसूस हो रही है तो उस ड्राफ्ट को एक बार देख लेंगे जो पीछे आपने बनाया है, और वहां से आपको दिशा मिल जाएगी कि अच्छा इसके बाद ये चीज़ लिखनी है। तो कुछ भी छूटेगा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, छूटेगा नहीं वो तो ठीक बात है कि सब सारी चीज़ें आप लिख रहे हैं, प्रवाह बना रहेगा और सही जगह पर सही चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ऐसा नहीं कि आप भूल गए कि प्रस्तावना में जो इस्तेमाल करना था वो आपको याद ही नहीं आया, प्रस्तावना खत्म हो गई, तो आप उसको हड़बड़ा कर मेन बॉडी में कहीं भी जहां आवश्यकता नहीं है वहां घुसा रहे हैं। तो ऐसा जो उटपटांग काम है उससे करने से भी आप बच जाएंगे। यानी योजनाबद्ध जब भी आप काम करते हैं, योजना बनाकर कोई चीज़ करते हैं तो वो सफल होती। बिना योजना बनाए एकदम से धड़ल्ले से शुरू कर देते हैं तो उसमें असफलता की भी संभावना होती। सफल हो जाए कोई मतलब ये आश्चर्य नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, निबंध लेखन में ड्राफ्ट नहीं बनाते हैं, बिना ड्राफ्ट बनाए ऐसे ही लिख देते हैं और अच्छा लिखते हैं, खराब नहीं लिखते। लेकिन सावधानी और बुद्धिमानी दोनों यही है कि आप ड्राफ्ट बनाए बिना मत लिखिए। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट बनाने से आपकी गलतियों की जो संभावना है, रही सही संभावना है, वो भी समाप्त हो जाएगी। गलतियां करने से आप एकदम से बच जाएंगे, एकदम सही दिशा में जाएंगे, क्योंकि यहाँ रिस्क लेने जैसी बात तो है नहीं। ये मौका आपको बार बार थोड़े ना मिलेगा। मेंस देने का अवसर मिला हुआ है तो उसका आप पूरी सावधानी से और पूरी बुद्धिमानी से, पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल करिए। तो वहाँ क्यों गलतियों की गुंजाइश छोड़ेंगे, इसलिए ड्राफ्ट बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखें आप, लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह जीवन दृष्टि, जनशक्ति पर आधारित विश्वास का प्रतीक। जीवन दृष्टि जनशक्ति पर आधारित विश्वास का प्रतीक है। यह शासन प्रणाली जनता की सहभागिता, जन जागरूकता और जन उत्तरदायित्व पर टिकी होती है, निश्चित तौर पर टिकी होती है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता मात्र संवैधानिक प्रावधानों या संस्थाओं की मजबूती पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह जनता की चेतना, सक्रिय भागीदारी और नैतिक दायित्व बोध पर आधारित होती है। जनता ही इसकी आत्मा है। भाई जनतंत्र है तो कैसे बनेगा, जनता से ही बनेगा ना। लोकतंत्र जनता का तंत्र है, उसमें जो प्रतिनिधि ऊपर बैठे हुए हैं भले ही जनता पर हावी हो गए हैं, लेकिन असल में वो क्या है, वो सिर्फ एक कठपुतली हैं और उनकी जो डोर है ना वो जनता के हाथ में है। तो लोकतंत्र में जनता ही उसकी आत्मा है, ये कहना आवश्यक है। और उसका जागरूक योगदान ही लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखता है, लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखता है। लोकतंत्र की नींव इस विचार पर रखी गई है कि अंतिम सत्ता जनता में निहित है, और संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। अब ऐसा अगर कोई कथन या उद्धरण आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप इन्वर्टेड कॉमा का यानी उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल अवश्य ही करिएगा। रेखांकन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन करना हो तो उसमें ये सावधानी रखिएगा, ज़्यादा नहीं करना है। एक पेज में 1 या 2 जगह किया बस, उतना सफिशियंट है, क्योंकि 600 शब्द का एक छोटा सा निबंध है। अब उसमें अगर आप उठाकर पूरे पन्ने में 4-5 जगह